इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो बेहद महत्वपूर्ण चीजें सामने आई हैं। पहला तो ये कि हाई कोर्ट ने अपने मजिस्ट्रेटों से कहा है कि डरिए मत, आगे बढ़िए। यूपी पुलिस के अधिकारी यदि आपको डराते हैं, धमकाते हैं, हड़काते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। यानी इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब राम राज्य के भीतर हाई कोर्ट ये मान रहा है कि न्यायिक अधिकारियों को पुलिस अधिकारी डराते हैं, धमकाते हैं, और ये कोई अपवाद नहीं है बल्कि नियमित चलने वाली प्रक्रिया बन गई है। क्या था पूरा मामला और किस तरह से योगी के राम राज्य पर हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर सवाल उठा दिए हैं और उनके अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की बात कह दिया है, आदेश दे दिया है, कह दिया है कि यूपी सरकार के अफसरों के खिलाफ एक्शन लीजिए, पूरी बात आपको बताएंगे। इसके साथ ही चर्चा करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही दूसरे मामले की, जहां जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने यूपी सत्ता के अधिकारियों को फिर से संविधान पढ़ाने का काम किया है और नफरती चिंटुओं को जोरदार झटका दिया है। दोनों ही मामले बड़े महत्वपूर्ण हैं भारतीय लोकतंत्र के लिए और ये समझने के लिए कि कैसे कार्यपालिका न्यायपालिका पर हावी होने लगी है भाजपाई सरकारों के भीतर। बात डराने धमकाने तक पहुंच गई है तो एकदम टकटकी लगाकर सुनिएगा, मगर पहले इनसे मिल लीजिए। इनका नाम है कल्पेश कुमार रसिक भाई पटेल। नाम को एक बार फिर से सुन लीजिए, कल्पेश कुमार रसिक भाई पटेल भारत के नागरिक हैं, लेकिन अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्हें ढूंढ रही है। यानी जिस तरह से भारत में सीबीआई है उसी तरह से अमेरिका में एफबीआई है और अमेरिका की एफबीआई पटेल जी को खोज रही है, क्योंकि पटेल जी ने कथित तौर पर साल 2017 से 2021 के बीच अमेरिका में बहुत सारे लोगों के साथ बड़ा वाला फ्रॉड किया, वो भी बहुत बड़ी रकम का। अमेरिकी एजेंसी का कहना है कि ये कल्पेश कुमार रसिक भाई पटेल केनी पटेल के नाम से भी फेमस है। ये व्यक्ति अमेरिका में पेट्रोल पंप अटेंडेंट से लेकर कैशियर और स्टोर कर्मचारी के रूप में काम करता था। यानी देखिए कि पेट्रोल पंप पर ये व्यक्ति कौन सा काम करता था दुनिया को दिखाने के लिए, मगर इसका असली काम कितना भयंकर वाला है। इसने अमेरिका भर में घूम घूम कर यानी राष्ट्रव्यापी स्तर पर लोगों के साथ फ्रॉड किया और ज्यादातर ये कैश या प्रीपेड डेबिट कार्ड के रूप में वसूली करता था। दरअसल ये लोगों को फोन करके हड़काता था, कहता था कि उनका नाम किसी अपराध में शामिल पाया गया है, आपराधिक साजिश में पाया गया है, और यदि उससे बचना है, मुकदमे से बचना है, जेल जाने से बचना है तो पैसे दो। वही मामला जो भारत में भी लगातार धड़ल्ले से चल रहा है। लोगों को ऑनलाइन अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर डरा धमका के वसूली की जाती है। वही काम इस व्यक्ति ने अमेरिका में जाकर किया, बड़े स्तर पे किया, पूरे देश में। अब अमेरिकी एजेंसी तो इस व्यक्ति के पीछे पड़ी ही है। साल 2023 में भी इसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। यानी फ्रॉड करने के मामले में भारत के लोग बड़े से बड़ा रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि रसिक भाई पटेल को कोई बढ़िया गुरु नहीं मिला, वरना कोई विदेशी एजेंसी इन्हें फरार घोषित करके इस तरह से बदनाम नहीं करती, बल्कि इन्हें सुरक्षा मिलती। शायद किसी ने इन्हें समय पर ज्ञान नहीं दिया कि विदेशी धरती पे जाके वहां के लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करना था जी। अरे भारत के लोगों के साथ फ्रॉड करके विदेशी धरती पे जाके जमना था, जैसे कि मेहुल भाई ने किया, ललित भाई ने किया और माल्या भाई ने किया। यानी भारत से माल लिया, विदेश भागे तो 100% सुरक्षा की गारंटी रहती है। चूना भारत की जनता यानी भारत के बैंकों को लगाना था। यहाँ की जनता का पैसा लूट के धोखाधड़ी करके विदेश भाग जाते तो विदेश में आपको सुकून भरी जिंदगी और सुरक्षा की गारंटी दोनों मिलती। लेकिन क्या ही कहा जाए, कल्पेश कुमार रसिक भाई पटेल गड़बड़ा गए लगता है। अपने क्षेत्र के गुरुओं से, पुराने गुरुओं से ज्ञान नहीं लिया। बहरहाल जब देश में बड़े बड़े अधिकारी ही संविधान के ज्ञान को भूल जाए तो फिर खाली कल्पेशर भाई को कटघरे में काहे खड़े किया जाए। जरा इस खबर को देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने सवाल नहीं पूछा बल्कि स्वीकार किया है, यानी आरोप नहीं है बल्कि स्वीकारा है कि जब कोई मजिस्ट्रेट पुलिस को असुविधाजनक निर्देश देते हैं तो मजिस्ट्रेट को पुलिस की तरफ से दबाव का सामना करना पड़ता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हम इस तथ्य से अवगत हैं, यानी ये फैक्ट हमारे जानकारी में है कि जिलों में जो मजिस्ट्रेट होते हैं जब वो पुलिस को किसी मामले में जांच का निर्देश देते हैं, खासकर उन मामलों में जहां पुलिस काम नहीं करना चाहती या फिर उस तरह से काम नहीं करना चाहती या उसे असहज लगता है, तो मजिस्ट्रेट का आदेश सुनकर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी नाराज हो जाते हैं और फिर मजिस्ट्रेट को ही धमकाने लगते हैं, डराने की कोशिश करने लगते हैं। यानी सोचिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी लोकतंत्र की अम्मा के भीतर का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और वहां के इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि यूपी पुलिस के अधिकारी न्यायिक अधिकारियों यानी जिला के मजिस्ट्रेटों को हड़काते हैं, डराते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं। अब आप इन बातों को ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाता है, पुलिस यदि उस पर कार्रवाई नहीं करती, जांच नहीं करती कायदे से,
तो व्यक्ति के पास न्यायालय में जाने का रास्ता होता है। जब वो मजिस्ट्रेट के पास पहुंचता है और मजिस्ट्रेट उसकी बात सुनकर पुलिस को कार्यवाही या जांच का आदेश देता है, और यदि आदेश पुलिस के अधिकारियों को पसंद नहीं आता तो पुलिस के अधिकारी मजिस्ट्रेट को ही चापने लगते हैं, हड़काने लगते हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। पुलिस की मनमानियों के खिलाफ मजिस्ट्रेट को यानी अदालतों को जो पावर मिली है उसके खिलाफ खुद ही पुलिस के अधिकारी डराने धमकाने का काम करने लगे। अब इसके आगे क्या ही बचा है। और विशेष बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कोई आरोप नहीं लगाया, बल्कि उसने स्वीकारा है कि यह तथ्य है। वैसे याद करिए, अभी कुछ महीने पहले ही हमने विस्तार से बताया था कि किस तरीके से हाई कोर्ट के जजों के साथ घनिष्ठता दिखाकर जिले के मजिस्ट्रेट को राज्य के अधिकारी दबाव में लेने का काम करते हैं। हमने बकायदा एक प्रैक्टिकल कहानी बताया था आपको कि कैसे कैसे होता है, जो भीतर के लोगों ने ही हमको बताया कि कैसे जिला अदालतों के जो इंस्पेक्टिंग जज होते हैं, जो हाईकोर्ट से जाते हैं जिलों में, तो सर्किट हाउस के भीतर जिले के एसपी और डीएम के साथ बैठ के हाईकोर्ट वाले जज चाय पानी करते हैं, मटर गश्ती करते हैं, और जिले के न्यायिक अधिकारियों को दरवाजे के बाहर दरवान की तरह खड़ा कर दिया जाता है। यानी जिले के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि देख लो जिला जज जो आपकी जांच करता है वो हमारे साथ चाय पानी करता है, इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यानी ये जो परिस्थितियां बनी हैं इसमें काफी हद तक हाईकोर्ट के जजों का भी रोल कहा जा सकता है। मगर ये बहुत ही चिंताजनक है कि हाईकोर्ट को यह मानना पड़ रहा है कि जिले के अधिकारी यानी प्रशासनिक अधिकारी मजिस्ट्रेट पर दबाव बनाते हैं। और अब हाईकोर्ट ने अपने मजिस्ट्रेट से कहा है कि आप लोगों को डरने या दबने की जरूरत नहीं है। यदि पुलिस के अधिकारी आपको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अवमानना की कार्यवाही पुलिस वालों के खिलाफ शुरू कर दीजिए। आपके पास विकल्प खुला है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही तुरंत की जानी चाहिए, संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इन चीजों को एकदम आसान भाषा में 2-4 लाइन में सुन लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है कि मजिस्ट्रेट जब पुलिस को जांच का आदेश देते हैं तो सीनियर पुलिस अधिकारी नाराज हो जाते हैं और मजिस्ट्रेट को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने मजिस्ट्रेटों से कहा है कि डरना नहीं है, आप आदेश पारित करिए। यदि अपनी जिम्मेदारी निभाने पर पुलिस आपके ऊपर दबाव बना रही है तो काम रोकना नहीं है। यदि अधिकारी धमकाएं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अवमानना की कार्यवाही अधिकारियों के खिलाफ, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शुरू कर दीजिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट भी कोर्ट का हिस्सा है और यदि पुलिस उन्हें धमकाती है तो यह न्यायपालिका का अपमान है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कहा। उसने माना कि आज के समय में जब पुलिस कार्यवाही नहीं करती है तो लोग सीधे हाईकोर्ट आ जाते हैं और यह कहने के लिए कि साहब पुलिस से कह दीजिए कि काम करे, आदेश दे, जबकि ये ठीक नहीं है। यहाँ पर हाईकोर्ट आदेश देने वाली एक संस्था बनती जा रही है, जबकि हाईकोर्ट खुद भी फैसला कर सकती है, यानी न्यायपालिका फैसला कर सकती है। ये ठीक नहीं। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने रास्ता बताया कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो पहले एसपी को लिखिए, वो कुछ नहीं करते तो मजिस्ट्रेट के पास जाइए, क्योंकि मजिस्ट्रेट पुलिस को जांच के आदेश दे सकते हैं, एफआईआर करने का आदेश दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सीधे हाईकोर्ट चले जाते हैं। इसके कारण हाईकोर्ट में मामलों की संख्या बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट को अपने मजिस्ट्रेट से कहना पड़ा है कि यूपी पुलिस के अधिकारियों से डरिए नहीं, अपना काम करिए। यदि ये डराते हैं, हड़काते हैं तो इनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दीजिए। अब राम राज्य की एक स्पेशल कहानी आपने सुन लिया, दूसरी वाली सुनिए। उत्तर प्रदेश के संभल का जो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया था, जहां पर पुलिस अधिकारियों ने नमाज पढ़ने वालों की संख्या को सीमित कर दिया था, इस केस को भी समाप्त करते हुए हाई कोर्ट ने कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें कहा है। इसकी सुनवाई जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच कर रही थी। पिछले दिनों सुनवाई के दौरान इन्होंने यह भी कहा था कि अगर अधिकारियों को लगता है कि वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो नमाजियों की संख्या सीमित नहीं कर सकते। अब इस मामले को समाप्त करते हुए हाईकोर्ट ने जो कहा है उसको जरा ध्यान से सुनिए। हाईकोर्ट का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के निजी परिसर के भीतर यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी के भीतर प्रार्थना या धार्मिक समारोह आयोजित करने के संबंध में किसी भी तरह की बैन या प्रतिबंध नहीं हो सकता, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों न हो। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई ग्रुप निजी स्थान पर प्रार्थना करने, सभा आयोजित करने के खिलाफ कोई कदम उठाता है, कोई आपत्ति दर्ज करता है, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इसका संज्ञान ले और यदि जरूरत पड़े तो उपासकों को सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। यानी यूं समझिए कि राम राज्य के भीतर लगातार इस तरह के केस आ रहे हैं। कुछ मुसलमान अपने घर में या आसपास अपनी जमीन पर, अपनी संपत्ति पर नमाज अदा करना चाहते हैं, तो कुछ नफरती लोगों और कुछ नफरती संगठनों को दिक्कत होने लगती है। वो लोग विरोध करते हैं, डराते धमकाते हैं और पुलिस खुलकर उन्हीं का साथ देती है जो गलत कर रहे हैं संविधान के अनुसार। मगर हाई कोर्ट ने कहा है कि धर्म
से परे, यानी सामने वाला किस धर्म का है, किस संप्रदाय का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो अपनी निजी संपत्ति पर किसी भी तरह की प्रार्थना सभा आयोजित करना चाहता है तो ये उसका अधिकार है, कोई आपत्ति नहीं कर सकता। और यदि कोई बदमाशी करता है यानी आपत्ति करता है तो फिर राज्य की जिम्मेदारी है कि प्रार्थना करने वालों को सुरक्षा दे। हाल फिलहाल में जो हुआ है, यदि उसका उदाहरण लें तो यदि कोई मुसलमान अपनी निजी संपत्ति पर नमाज अदा करता है और किसी को कोई आपत्ति है या वो परेशान करना चाहता है, सांप्रदायिक एंगल ढूंढता है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उन मुसलमानों को सुरक्षा दे और आपत्ति करने वालों को रोके। मगर ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ साफ ये भी कहा है कि ये आदेश किसी भी रूप में एक धर्म को बढ़ावा देने के मामले में नहीं देखा जाना चाहिए। ये अधिकार हर व्यक्ति को बराबर से मिला हुआ है भारत में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धरती पर 140 करोड़ की आबादी वाले इस गणतंत्र की महिमा इसकी ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता से उत्पन्न लचीलेपन और शक्ति में निहित है। यानी हाईकोर्ट ने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई और देश नहीं जैसा कि भारत है। यहाँ पर बहुत सारा अलगाव है यानी अनेकता है, मगर अनेकता में ही एकता है। भारत की पहचान रही है। दुनिया में और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी संस्कृतियां और इतने सारे प्रमुख धर्म एक साथ शांति और सद्भाव के साथ रहते हैं। और यही कारण है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में इन सब को औपचारिक रूप दे दिया गया है। यानी सभी को अपने धार्मिक अस्तित्व को बचाए रखना, बनाए रखने का अधिकार है, संविधान में दिया गया है। हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि उनका यह आदेश उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग को भी भेज दिया जाए ताकि राज्य के सबसे निचले स्तर के कानून प्रवर्तन प्राधिकरण तक इसकी जानकारी पहुंचे। यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस जो इन मामलों में उल्टे सीधे काम करते हुए दिख रही है, तो उन सब तक यह आदेश पहुंचना चाहिए। अभी पिछली वीडियो में हमने कहा था कि क्या हाई कोर्ट के फैसले और आदेशों की जानकारी यूपी पुलिस के अफसर को नहीं है? अगर वो संविधान भूल गए हैं तब भी, यदि उन्हें कहीं और से खबर नहीं मिलती है तो लोकहित इंडिया को ही देखा करें, अंबुज कुमार को ही सुना करें। यदि देखे होते तो इस तरह की छीछा लेदर हाईकोर्ट में नहीं होती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि अनुच्छेद 25 की व्याख्या जो हमने अभी किया है, ये किसी भी रूप में इस्लाम धर्म के लोगों को कोई विशेष दर्जा देने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 25 भारत के प्रत्येक धर्म और आस्था को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए बिना किसी अगर मगर के अपने विश्वास को समान रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का बराबर अधिकार देता है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि कानून धर्म के नाम पर उन कार्यों और भाषणों पर रोक लगाता है जो दो समुदायों के बीच झगड़ा कराने का काम कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पर आप कोई सभा आयोजित करें प्राइवेट प्रॉपर्टी पर और वहां से नफरत के भाषण दें, दो समुदायों को आपस में लड़ाने का प्रयास करें। यानी अगर ऐसा करते हैं तो फिर मामला अनुच्छेद 25 के संरक्षण से बाहर हो जाएगा और सजा मिलेगी। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर से इस बात को साफ कर दिया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर आप अपने धार्मिक सभा या प्रार्थना सभा आयोजित कर सकते हैं, इसमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। और यदि कोई आपत्ति दर्ज करवाता है तो यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि उन लोगों से निपटे और आपको सुरक्षा दे। वैसे यही बात खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अदालत में कहा था, लेकिन सरकार अदालत में कहती कुछ और है, जमीन पर उसके अधिकारी करते कुछ और है। देखना यह है कि अब इतने स्पष्ट आदेश के बाद भी यूपी पुलिस के अधिकारी हाईकोर्ट की बातों को मानते हैं या फिर उसको रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अब तो हाईकोर्ट ने ही मान लिया है कि यूपी पुलिस के अफसर मजिस्ट्रेट को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। ऐसे में यूपी पुलिस से आपको कितनी उम्मीद है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।